वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में बेस्ड थ्योरी को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू like and share this video and subscribe to my channel. So with this, let's get started. तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास तीन अलग अलग वेक्टर हैं, है ना। और वो अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा हुआ है ना। जैसे ये पहला ओरिएंटेशन हो गया। जो दूसरा ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा है। और जो तीसरा ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसा है। तो हमें तीनों ही केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बताना है। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा डायरेक्टेड। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे अगर आप देखिए हम ओरिएंटेशन ठीक से, तो ये टेल हेड वाले फॉर्मेट में है। तो इसमें तरीका क्या होता था, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो लास्ट वेक्टर का हेड होता था उसके के अलॉन्ग डायरेक्टेड होता था, जो हम पॉलीगन लॉ में करते थे। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ अगर हम करें तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे बात करें तो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर हो गया मेरा, नहीं। और यहाँ की बात करें तो अगेन ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर डायरेक्टेड हो गया, है ना। फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और जो लास्ट वेक्टर का हेड होगा उसके अराउंड डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एक पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम ABCD है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें इसमें प्रूफ करना है कि AC प्लस BD जो होगा वो ट्वाइस BC होगा। ये हमें प्रूफ करना है, राइट, यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड को। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या लिखेंगे, AC जो होगा, ये वेक्टर जो होगा AC, है ना, ये होगा AB प्लस BC के इक्वल। सो AC वुड बी इक्वल टू AB प्लस BC, है ना। अच्छा, ट्रायंगल अगर हम BCD में देखें तो BD वेक्टर में किधर डायरेक्टेड होगा, BD इधर डायरेक्टेड होगा ना, है ना। तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल BCD हम लोग लिख सकते हैं कि BD विल बी इक्वल टू BC प्लस CD। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हम जब बोलते हैं AB तो जो मेरा वेक्टर डायरेक्टेड होगा किधर होगा, A से B की तरफ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर BA होता तो वेक्टर क्या होता, B से A की तरफ डायरेक्टेड होता। तो यहाँ पर क्योंकि AB हमने बोला है तो A से B की ओर डायरेक्टेड होगा, BC क्या होगा B to C, AC क्या होगा A to C। इन द सेम वे अगर BD बोल रहे तो B to D डायरेक्टेड होगा, BC B to C डायरेक्टेड होगा और CD C to D डायरेक्टेड होगा। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को ऐड करें अगर हम 1 + 2 करें तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1 + 2 करें तो AC प्लस BD और यहाँ पर होगा AB प्लस BC, है ना, प्लस BC प्लस CD, ऐसे लिखेंगे। दोनों को ऐड कर दिया हमने सिंपली, तो AB प्लस BC प्लस CD। तो BC तो 2 टाइम्स हो गया। अब ठीक से देखिए तो AB और CD पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी दोनों का साइड इक्वल होगा, बट यहाँ पर ए बी A2 भी डायरेक्टेड है और सी डी C2D डायरेक्टेड है।
तो दोनों ऑपोजिट वेक्टर हो गया, तो ये क्या होगा, ए बी और सी डी कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो अगेन सिंपल एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागन है और उसमें हमें ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसका हर एक साइड सेम हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, और यहाँ पर O इसका सेंटर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम ए ओ। तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें फाइनली जो प्रूफ करना 6 ए ओ अगर देखें तो एक्चुअली इस ट्रायंगल का पार्ट होगा, ट्रायंगल ए ओ बी का पार्ट होगा। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे कि जितने भी साइड्स हैं सबको हम इस ट्रायंगल में कन्फाइन कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए BC अगर हम बोलें तो BC क्या होगा, AO के पैरेलल होगा, है ना। हेक्सागन है तो हर एक एंगल 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो AO और BC क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो BC AO के इक्वल होगा। CD की बात करें तो CD क्या होगा, BO के इक्वल होगा। अगर D की बात करें तो D क्या होगा, BA के इक्वल होगा। EF की बात करें तो क्या होगा, OA के इक्वल होगा। FA की बात करें क्या होगा, OB के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो AB, अब AC को हम क्या लिखते हैं, AC हो जाएगा AB प्लस BC, तो इसको हमने लिखा AB प्लस BC, है ना। फिर आते हैं AD को हम लोग क्या लिखेंगे, अब AD इसके ठीक A जो D पॉइंट होगा एक एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यहाँ पर होगा। अच्छा ये A है, ऑब्वियसली ये भी होगा, तो ये ट्वाइस AO लिख सकते हैं हम, ये 2A होगा, तो हम AD को लिख सकते हैं ट्वाइस AO, है ना। फिर आते हैं AE पे, तो AE जो हो गया, अब AE को हम क्या करते हैं, AF प्लस FE लिखते हैं, AF प्लस FE लिखते हैं, और AF को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। AF प्लस FE हम ऐसे भी लिख सकते थे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, ऐसे भी लिख सकते थे, बट वो बहुत लंबा पाथ होता और ज़्यादा हमें वेक्टर को दिखाना पड़ता। ये शॉर्टर पाथ है, तो AF प्लस FE। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये AB हो गया, है ना, AB। अब ठीक से देखते हैं, तो BC जो है वो AO के पैरेलल है, तो AO हो जाएगा वेक्टर ट्वाइस AO। हम कोशिश क्या करें, जितने भी साइड्स है सबको इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। AF की बात करें तो ये BO के पैरेलल है, तो ये BO हो जाएगा। FA की बात करें हम तो क्या हो, AO के पैरेलल है, AO के पैरेलल हो गया। AF जो होगा ये BO के पैरेलल है, तो BO हो गया, है ना। AF जो है BO के पैरेलल है, तो यहाँ से ट्वाइस AB, है ना, ये AB और 2 BO भी हमारे पास, तो प्लस BO हो गया, है ना। तो ट्वाइस AB BO, और यहाँ पर AO देखें तो कितना हो जाएगा, 2AO, एक 3AO, एक 4AO, तो 4AO हो गया। अब यहाँ पर AB प्लस BO देखें तो AB प्लस BO AO हो जाएगा ना, सो ट्वाइस AO हो गया प्लस 4AO, तो फाइनली क्या होगा, 6AO हो गया, है ना। तो ये भी प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। तो फोर्थ नंबर में क्या है कि हमारे पास 100 फोर्सेस हैं और सबका जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन है, और हर एक फोर्स जो है प्रीसीडिंग फोर्स के साथ π/50 का एंगल बना रहा है, π/50 का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब एक बॉडी पे एक्चुअली 100 फोर्सेस लग रहे हैं और हर एक फोर्स एक दूसरे के साथ, अगर नेक्स्ट वाले के साथ ऐसा कह सकते हैं, वो π/50 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो
इन सारे 100 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंपल लॉजिक से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम 100 की जगह अगर 100 इक्वल फोर्सेस, लेट्स से 100 इक्वल फोर्सेस है, तो ऑब्वियसली एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा नहीं। तो अगर हम 100 ना लेके 6 फोर्सेस लेते हैं, तो जो 6 फोर्स के लिए वैलिड होगा सिमेट्री से वो 100 फोर्स के लिए भी वैलिड होगा। 6 भी इवन है और 100 भी इवन है, तो जो 6 के लिए वैलिड होगा वो 100 के लिए वैलिड होगा। तो पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक हेक्सागन के अलाउंग फोर्स काम करता है, तो कुछ ऐसा होगा सिचुएशन, नहीं ये फोर्स इधर काम कर रहा है, 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 इधर काम कर रहा है। अब यहाँ पे एंगल क्या होता है 60 डिग्री, नहीं जो हर एक साइड होगा नेक्स्ट वाले के साथ क्या बना रहा है 60 इक्वल एंगल बना रहा है। 60 मतलब कितना हो गया π/3। अब टोटल साइड कितना है यहाँ पर 6 साइड है, तो ये कितना रोटेशन हो जाएगा π/3 × 6, तो क्या होगा 2π का रोटेशन हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर 2π का रोटेशन हो गया तो जो लास्ट वेक्टर का हेड होगा और फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा कॉन्साइड कर जाएगा, और जैसे ही कॉन्साइड करेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर एक जो है फोर्स नेक्स्ट के साथ π/50 का एंगल बना रहा है। तो अगेन टोटल कितना है 100 फोर्सेस है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि π/50 × 100, तो कितने का रोटेशन हो गया 2π का रोटेशन हो गया। मतलब यहाँ भी क्या होगा जो लास्ट वेक्टर का हेड होगा और फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा वो कॉन्साइड कर जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। और 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 2 वेक्टर हैं है ना, वो सर्टेन एंगल पे काम करें, वो एंगल नहीं दिया हुआ है हमें है ना, ये हमें ये थीटा एक्चुअली पता करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ आर है जो सर्टेन एंगल लेट से अल्फा बनाता है। ठीक है, तो अब क्या है क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी दोनों का जो मॉडुलस है, ए और बी दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये है फिर नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि अगर हम बी के मैग्नीट्यूड को हाफ करें तो जो नया रिजल्टेंट होता है, मतलब अगर हम इसको r' बोलें तो जो नया रिजल्टेंट होता है वो जो एंगल बनाएगा वेक्टर ए के साथ वो भी हाफ हो जाता है। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये α/2 हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 वेक्टर है ए एंड बी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो सर्टेन एंगल बना रहा है। ये थीटा हमें पता करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि थीटा क्या होगा, बट आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर हम बी के मैग्नीट्यूड को हाफ कर लेते हैं तो जो नया रिजल्टेंट बनता है वो जो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाता है वो भी हाफ हो जाता है। मतलब अगर पहले अल्फा था तो अब α/2 हो जाता है। ठीक है, अल्फा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने ले रखा है, बट ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो भी एंगल है तो पहले जो भी एंगल था उसका हाफ हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि ए और बी का जो मॉडुलस है वो सेम है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है कि अगर बी का हम हाफ ले लेते हैं, जो वैल्यू है उसका हाफ ले लेते हैं, जो नया रिजल्टेंट होता है पहले जितना एंगल बना रहा था अब उसका हाफ बनाएगा वेक्टर ए के साथ, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे है ना, तो इसको हम ठीक से ड्रॉ करें तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, राइट। ये वेक्टर आर है और ये कुछ अल्फा बना रहा था पहले है ना। अब ये वेक्टर, अब ये जो है ये हो गया मेरा, ये b/2 हो गया वेक्टर, नहीं b/2 हो गया। तो ये पहले अल्फा था तो अब ये α/2 बना रहा है, ये जो r' है। ठीक है, तो लेट से हम सबको डिनोट करते हैं। लेट से हम इसको बोलें PQRS बोलें। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हमने पढ़ा एक प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ये ABC है और लेट से ये D है, ये लेट से
कुछ भी अल्फ़ा या अल्फ़ा है, दोनों एंगल की, अगर AD इसका बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का BAC एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि BA/AC जो होगा वो BD बाय DC होगा, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर ठीक से देखें तो ये जो है PS जो है इस एंटायर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ बाय PR, है ना। तो फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि PQ बाय PR जो होगा वो कितना हो जाएगा, QS बाय SR, PQ बाय PR QS बाय SR। अब ठीक से देखें तो अगर इसका मॉडुलस B/2 हो तो ये भी कितना हो जाएगा, B/2 ही होगा ना। अगर हम मॉडुलस के टर्म में बात करें तो ये B/2 तो ये भी B/2, ये भी B/2, ये भी B/2, तो मतलब QS और SR जो है यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो गया नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू QS और SR दोनों का वैल्यू B/2 है मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो यहाँ से PQ = PR होगा, है ना। और पहले से दिया हुआ है कि PQ और QR का मैग्नीट्यूड सेम है एंड गिवन PQ = QR। इस दोनों को मिला दें हम तो 1 और 2 से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि PQ = QR = PR। और ऐसा कब होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, राइट। तीनों साइड मेरा इक्वल हो गया, इस दोनों को कंबाइन करें, ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कंक्लूड किया और पहले से दिया हुआ कि PQ = QR होगा, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हुआ, PQ = QR = PR हो गया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो एक्चुअली इसका ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें पहले से नहीं पता है तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली वेक्टर A और B के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रीड्रॉ करें, इस इंफॉर्मेशन से अगर हम रीड्रॉ करें तो एक्चुअल जो ओरिएंटेशन होगा इस वेक्टर का वो कुछ ऐसा होगा, नहीं, इसका जो वेक्टर होगा ये A, ये B और ये R होगा, क्योंकि ये कंक्लूड किया हमने कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो ये तीनों 60-60 हो जाएगा, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब वेक्टर A और B के बीच का जो एंगल होगा वो तो ये होगा ना, 120 होगा ना, राइट। इसलिए वेक्टर A और B के बीच का जो एंगल आएगा मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में बेस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।